चैप्टर 7 जंगल शिल्प। कुछ देर बाद उसने पैनियटली की ओर देखा और पूछा, क्या तुम पेड़ों के बीच से घाटी को बहुत तेजी से पार कर सकते हो? अकेले? उसने पूछा। नहीं, टार्ज़न ने उत्तर दिया। तब उन्होंने कहा, आप जहां भी मुझे ले जाएं, मैं वहां जा सकती हूँ। पार और वापस? हाँ, तो आओ, और ठीक वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। वो फिर से पेड़ों के बीच से वापस जाने लगा, तेजी से, एक अंग से दूसरे अंग पर बंदर की तरह झूलते हुए, एक टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते हुए जिसे उसने नीचे के रास्ते की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए चुनने की कोशिश की। जहाँ झाड़ियाँ सबसे घनी थीं, जहाँ गिरे हुए पेड़ रास्ता रोक रहे थे, उसने उनके नीचे के जीव के कदमों का नेतृत्व किया, लेकिन सब बेकार था। जब वे घाटी के दूसरी तरफ पहुंचे तो GRYF उनके साथ था। वापस लौटो, टार्ज़न ने कहा और मुड़कर दोनों ने कोरल रीफ के प्राचीन जंगल की ऊपरी छतों से होकर अपने ऊंचे रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। लेकिन नतीजा वही था, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये और भी बुरा था, क्योंकि एक और ग्रीफ पहले वाले से जुड़ गया था और अब दो उस पेड़ के नीचे इंतजार कर रहे थे, जहां वे रुके थे। उनके ऊपर ऊंची चट्टान अपने असंख्य गुफाओं के मुंह के साथ उन्हें बुला रही थी और उन्हें चिढ़ा रही थी। ये बहुत करीब था, फिर भी अनंत काल बीच में था। टोरोडॉन का शरीर चट्टान के नीचे पड़ा था जहां वह गिरा था। ये पेड़ पर बैठे दोनों के लिए साफ दिखाई दे रहा था। ग्रिफ्स में से एक ने उसके पास जाकर उसे सूंघा, लेकिन उसे खाने की पेशकश नहीं की। टार्ज़न ने सुबह सुबह गुजरते समय इसे आराम से देखा था। उसने अनुमान लगाया कि यह या तो बहुत उच्च श्रेणी के बंदर या बहुत निम्न श्रेणी के मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है, शायद जावा के मनुष्य जैसा कुछ, होडॉन या वाजडॉन की तुलना में पिथेकेंथ्रोपी का एक सच्चा उदाहरण, संभवतः उन दोनों का अग्रदूत। जैसे जैसे उसकी आंखें नीचे के दृश्य पर बेकार में घूम रही थीं, उसका सक्रिय मस्तिष्क उस योजना के विवरण पर काम कर रहा था जो उसने पैनियटली को घाटी से भागने की अनुमति देने के लिए बनाई थी। उनके विचारों में बाधा उत्पन्न हुई जब ऊपर खाई से एक अजीब चीख की आवाज आई। व्यू व्यू, ये करीब आते हुए सुनाई दिया। नीचे के ग्रिफ्स ने अपने सिर उठाए और रुकावट की दिशा में देखा। उनमें से एक ने अपने गले से एक धीमी, गड़गड़ाहट वाली आवाज निकाली। यह कोई गर्जना नहीं थी और यह क्रोध का संकेत नहीं था। तुरंत व्यू ने जवाब दिया। ग्रिफ्स ने गड़गड़ाहट दोहराई और अंतराल पर व्यू दोहराया गया और लगातार करीब आते गए। टार्ज़न ने पैनियटली की ओर देखा और पूछा, यह क्या है? मुझे नहीं पता, उसने जवाब दिया। शायद कोई अजीब पक्षी या कोई और भयानक जानवर जो इस डरावनी जगह पर रहता है। आह, टार्ज़न ने कहा, वह वहाँ है। देखो, पैनियटली ने निराशा भरी आवाज में कहा, एक टोरोडॉन। वह प्राणी, जो सीधा खड़ा होकर चल रहा था और एक हाथ में छड़ी लिए हुए था, धीमी, भारी चाल से आगे बढ़ा। वह सीधे ग्रिफ्स की ओर चला गया जो डरे हुए से एक तरफ हट गए। टार्ज़न ने ध्यान से देखा। टोरोडॉन अब ट्राइसेराटॉप्स में से एक के बहुत करीब था। उसने अपना सिर घुमाया और उस पर बुरी तरह झपटा। तुरंत टोरोडॉन उछलकर आया और अपनी छड़ी से उस विशाल जानवर के चेहरे पर वार करना शुरू कर दिया। बंदर आदमी को आश्चर्य हुआ कि ग्रिफ, जो तुलनात्मक रूप से छोटे टोरोडॉन को एक दर्जन तरीकों से तुरंत नष्ट कर सकता था, एक कोड़े से पीटे गए कुत्ते की तरह सिकुड़ गया। व्यू व्यू, टोरोडॉन चिल्लाया और ग्रिफ धीरे धीरे उसकी ओर आया। बीच के सींग पर एक तमाचा लगने से वह रुक गया। फिर टोरोडॉन उसके पीछे पीछे चला, उसकी पूंछ पर चढ़ गया और खुद को उसकी विशाल पीठ पर फैलाकर बैठ गया। व्यू, उसने चिल्लाया और अपनी छड़ी की नुकीली नोक से जानवर को उकसाया। ग्रिफ ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। टार्ज़न अपने नीचे के दृश्य में इतना खोया हुआ था कि उसने भागने के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके और पैनियटली के लिए इन संक्षिप्त क्षणों में समय ने अनगिनत युगों को पीछे मोड़ दिया था और उनकी आंखों के सामने धुंधले और सुदूर अतीत का एक पन्ना फैला दिया था। उन दोनों ने पहले आदमी और उसके बोझा ढोने वाले आदिम जानवरों को देखा था। और अब सवार ग्रिफ रुक गया और उन्हें देखकर चिल्लाने लगा। ये पर्याप्त था। प्राणी ने अपने मालिक को उनकी उपस्थिति के बारे में चेतावनी दी थी।
तुरंत टोरोडॉन ने जानवर को उस पेड़ के नीचे जाने के लिए प्रेरित किया जिसने उन्हें पकड़ रखा था। उसी समय सींगदार पीठ पर अपने पैरों पर कूद गया। टार्ज़न ने पार्श्विक चेहरा, बड़े नुकीले दांत, शक्तिशाली मांसपेशियां देखीं। ऐसी ही कमर से मानव जाति का जन्म हुआ था और केवल ऐसे ही से यह जन्म ले सकता था, क्योंकि केवल ऐसे ही लोग उस युग के भयानक खतरों से बच सकते थे जो उनका था। टोरोडॉन ने उसकी छाती पीटते हुए भयंकर रूप से गुर्राहट की, घिनौना, असभ्य, क्रूर। टार्ज़न एक लहराती हुई शाखा पर अपनी पूरी ऊंचाई पर खड़ा था, एक देवता की तरह सीधा और सुंदर, सभ्यता के दाग से अछूता। मानव जाति क्या हो सकती थी इसका एक आदर्श नमूना अगर मनुष्य के नियम प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप न करते। वर्तमान ने अपने धनुष पर एक तीर चढ़ाया और तीर को बहुत पीछे खींच लिया। अतीत ने अपनी पार्श्विक शक्ति के आधार पर दूसरे तक पहुंचने और उसे नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन छोड़ा गया तीर जंगली हृदय में गहराई तक धंस गया और अतीत उस विस्मृति में वापस चला गया जिसने उसके जैसे लोगों को लील लिया था। टार्ज़न जद गुरु, पैनेटली ने धीरे से कहा, और अनजाने में ही अपनी प्रशंसा की परिपूर्णता में उसे वही उपाधि दे दी जो उसके कबीले के योद्धाओं ने उसे दी थी। बंदर आदमी उसकी ओर मुड़ा। पैनेटली, उसने कहा, ये जानवर हमें अनिश्चित काल तक यहाँ पेड़ पर ही रख सकते हैं। मुझे संदेह है कि हम एक साथ भाग पाएंगे, लेकिन मेरे पास एक योजना है। तुम यहाँ रहो, खुद को पत्तियों में छिपाओ, जबकि मैं उनके सामने घाटी के पार वापस जाना शुरू करूंगा और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाऊंगा। जब तक कि उनमें मेरे अनुमान से ज्यादा दिमाग न हो, वे मेरा पीछा करेंगे। जब वे चले जाएं तो तुम चट्टान की ओर जाना। आज से ज्यादा देर तक गुफा में मेरा इंतजार मत करना। अगर मैं कल सूरज तक नहीं आता हूं तो तुम्हें अकेले ही कोरोल जा के लिए वापस जाना होगा। यहाँ तुम्हारे लिए हिरन के मांस का एक जोड़ है। उसने हिरन के पिछले पैरों में से एक को काट दिया था और उसे दे दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, उसने सरलता से कहा। किसी मित्र और सहयोगी को छोड़ना मेरे लोगों का तरीका नहीं है। ओम त मुझे कभी माफ नहीं करेगा। टार्ज़न ने उत्तर दिया, ओमत से कहो कि मैंने तुम्हें जाने का आदेश दिया है। यह आदेश है? उसने पूछा। हाँ, अलविदा, पैनेटली। जल्दी से ओम एट के पास वापस जाओ, तुम कोरोल जा के प्रमुख के लिए एक उपयुक्त साथी हो। वह पेड़ों के बीच से धीरे धीरे आगे बढ़ गया। अलविदा, टार्ज़न जद गुरु, उसने उसे पुकारा। मेरे ओम एट और उसके पैनेटली सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें ऐसा दोस्त मिला है। टार्ज़न जोर से चिल्लाते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा और उसकी आवाज़ से आकर्षित होकर बड़े बड़े ग्रुप उसके पीछे पीछे चले गए। उसकी चाल स्पष्ट रूप से सफल साबित हो रही थी और वह खुशी से भर गया क्योंकि वह दहाड़ते हुए जानवरों को पैनेटली से दूर और दूर ले जा रहा था। उसे उम्मीद थी कि वह भागने के लिए मिले अवसर का फायदा उठाएगी, फिर भी साथ ही वह इस बात को लेकर चिंतित था कि वह कोरोल ग्रिफ और कोरोल जा के बीच मौजूद खतरों से बच पाएगी या नहीं। शेर और टोरोडॉन और कोरोल लुल की शत्रुतापूर्ण जनजाति उसकी प्रगति में बाधा डाल रही थी, हालांकि उसके लोगों की चट्टानों से दूरी अपने आप में बहुत ज्यादा नहीं थी। उन्होंने उसकी बहादुरी को महसूस किया और उस कुशलता को समझा जो उसे सभी आदिम लोगों के साथ साझा करनी चाहिए, जिन्हें दिन प्रतिदिन सबसे योग्य के जीवित रहने के प्रकृति के नियम का सामना करना पड़ता है, बिना किसी कृत्रिम सुरक्षा के जो सभ्यता ने अपने कमजोर लोगों के चारों ओर फैला रखी है। घाटी को पार करते समय कई बार टार्ज़न ने अपने उत्सुक पीछा करने वालों को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह जितना भी चाहता था, वह उन्हें अपने रास्ते से हटा नहीं सका और जब भी वह अपना रास्ता बदलता, वे भी उसके अनुसार अपना रास्ता बदल लेते। घाटी के दक्षिण पूर्वी किनारे पर जंगल के किनारे वह किसी ऐसे स्थान की तलाश में था, जहां पेड़ चट्टान के किसी पारगम्य हिस्से को छूते हों, लेकिन घाटी में ऊपर और नीचे दोनों तरफ काफी दूर तक जाने के बावजूद उसे भागने का कोई आसान रास्ता नहीं मिला। वानर मानव को आखिरकार अपने मामले की निराशा का अंदाजा होने लगा और उसे पूरी तरह से एहसास होने लगा कि इतने सारे युगों से पालुल डॉन की जातियों द्वारा कोरोल ग्रीफ को धार्मिक रूप से क्यों त्याग दिया गया था। रात ढल रही थी और हालांकि सुबह से ही वो इस अंधेरी गली से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहा था,
लेकिन वो उस समय आज़ादी के करीब नहीं था जब पहली दहाड़ती हुई ग्रिफ ने उस पर हमला किया था, जब वह अपने शिकार के शव पर झुका था। लेकिन रात ढलने के साथ ही नई उम्मीद जगी, क्योंकि बड़ी बिल्लियों की तरह टार्ज़न भी कमोबेश एक रात का जानवर था। ये सच है कि वह रात में उन बिल्लियों जितना नहीं देख सकता था, लेकिन उसकी यह कमी उसकी गंध की तीव्रता और उसकी अन्य संवेदी अंगों की अत्यधिक विकसित संवेदनशीलता से काफ़ी हद तक पूरी हो जाती थी। जैसे अंधे अपनी ब्रेल लिपि के अक्षरों का चतुराई से अनुसरण और व्याख्या करते हैं, वैसे ही टार्ज़न पैरों, हाथों, आँखों, कानों और नाक से जंगल की किताब पढ़ता है, प्रत्येक पाठ के त्वरित और सटीक अनुवाद में अपना योगदान देता है। लेकिन फिर से उसे एक महत्वपूर्ण कमजोरी ने विफल कर दिया। वह GRYF को नहीं जानता था, और रात खत्म होने से पहले उसे आश्चर्य हुआ कि क्या चीजें कभी सोती नहीं हैं, क्योंकि वह जहां भी जाता है वे भी चलती हैं और हमेशा उसकी आज़ादी के रास्ते को रोकती हैं। अंत में भोर से ठीक पहले उसने अपना तत्काल प्रयास छोड़ दिया और बीच की छत की सुरक्षा में एक दोस्ताना पेड़ की छांव में आराम करने लगा। एक बार फिर सूरज की रोशनी तेज थी जब टार्ज़न जागा, आराम कर रहा था और तरोताजा हो गया था। उस समय की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उसने अपने जेलरों को ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की, ताकि ऐसा करते समय वह उन्हें अपनी हरकतों के बारे में न बता दे। इसके बजाय वह सावधानी से और चुपचाप पेड़ों की पत्तियों के बीच छिपने की कोशिश करता रहा। हालांकि उसके पहले कदम की सूचना नीचे से एक गहरी गर्जना से मिली। सभ्यता के कई परिष्कार जो टार्ज़न हासिल करने में विफल रहा था, उनमें से एक था गाली गलौज, और संभवतः ये खेदजनक है क्योंकि ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें कम से कम दबी हुई भावनाओं को राहत मिलती है। और यह हो सकता है कि अगर शारीरिक और साथ ही मौखिक गाली गलौज हो सकती है, तो टार्ज़न ने वास्तव में गाली गलौज का सहारा लिया, क्योंकि तुरंत ही गड़गड़ाहट ने घोषणा की कि उसकी उम्मीदें फिर से निराश हो गई हैं। वह जल्दी से मुड़ा और अपने नीचे GRYF का घिनौना चेहरा देखकर पास की एक शाखा से एक बड़ा फल पकड़ा और उसे सींग वाले थूथन पर बुरी तरह से फेंक दिया। मिसाइल ने प्राणी की आंखों के बीच सीधा वार किया, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी प्रतिक्रिया हुई जिसने वानर आदमी को आश्चर्यचकित कर दिया। इसने जानवर को बदला लेने वाले क्रोध के प्रदर्शन के लिए नहीं जगाया जैसा कि टार्ज़न ने उम्मीद और आशा की थी। इसके बजाय प्राणी ने फल पर एक क्रूर साइड झटका दिया, क्योंकि यह उसकी खोपड़ी से उछला और फिर उदास होकर कुछ कदम दूर चला गया। इस कृत्य में कुछ ऐसा था जिससे टार्ज़न के मन में पिछले दिन की ऐसी ही एक घटना याद आ गई, जब टोरोडॉन ने एक प्राणी के चेहरे पर अपनी छड़ी से प्रहार किया था, और तुरंत ही उसके चालाक और साहसी मस्तिष्क में इस संकट से बचने की एक योजना उभर आई, जिसने सबसे वीर व्यक्ति के गाल भी सफ़ेद कर दिए होते। जंगली जीवों में जुआ खेलने की प्रवृत्ति प्रबल नहीं होती, उनके दैनिक जीवन की संभावनाएं उनके तंत्रिका केंद्रों की लाभकारी उत्तेजना के लिए पर्याप्त उत्तेजनाएं हैं। सभ्य मनुष्य के लिए, जो अस्तित्व के प्राकृतिक खतरों से कुछ हद तक सुरक्षित है, कार्ड और पासा और रूले पहियों के रूप में कृत्रिम उत्तेजकों का आविष्कार करना ही रह गया है। फिर भी जब आवश्यकता होती है तो जंगल और पहाड़ियों के जंगली निवासियों से बड़ा कोई जुआरी नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आप हरे कपड़े पर हाथीदांत के क्यूब्स को घुमाते हैं, वे मौत के साथ जुआ खेलेंगे, उनकी अपनी जान दांव पर लगी होगी। और इसलिए टार्ज़न अब जुआ खेलेगा, अपने चतुर मस्तिष्क की प्रतीत होने वाली जंगली अनुमानों को अपने विरोधियों की पाश्विक क्रूरता के सभी सबूतों के विरुद्ध खड़ा करेगा जो उसके अपने अनुभव से प्रस्तुत हुए थे, उन सभी पुरानी लोककथाओं और किंवदंतियों के विरुद्ध जो अनगिनत पीढ़ियों से चली आ रही थीं और पैन इटली के होठों के माध्यम से उस तक पहुंची थीं। फिर भी जब वह जीवन के खेल में मनुष्य द्वारा किए जा सकने वाले सबसे महान खेल की तैयारी में लगा था, तो वह मुस्कुरा रहा था। उसके व्यवहार में जल्दबाजी, उत्साह या घबराहट का कोई संकेत नहीं था। सबसे पहले उसने एक लंबी सीधी शाखा चुनी जिसका व्यास लगभग 2 इंच था। इसे उसने अपने चाकू से पेड़ से काटा, छोटी शाखाओं और टहनियों को हटाया जब तक कि उसने लगभग 10 फीट लंबा एक खंभा नहीं बना लिया। इसे उसने छोटे सिरे पर तेज किया। कर्मचारियों ने अपनी संतुष्टि के लिए काम खत्म किया। उसने ट्राइसेराटॉप्स को नीचे देखा। व्यू! वह चिल्लाया। तुरंत ही सभी जानवरों ने अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी ओर देखा।
उनमें से एक के गले से हल्की सी गड़गड़ाहट जैसी आवाज निकली। व्यू, टार्जन ने दोहराया और हिरन के शव का शेष भाग उनकी ओर फेंक दिया। तुरंत ही दुष्टों ने उस पर बहुत शोर मचाते हुए हमला कर दिया। उनमें से एक ने उसे पकड़ने और दूसरे से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार दूसरे ने उसे पकड़ लिया और एक पल बाद ही उसे फाड़ दिया गया और लालच से खा लिया गया। एक बार फिर उन्होंने वानर मानव की ओर देखा और इस बार उन्होंने उसे जमीन पर उतरते देखा। उनमें से एक उसकी ओर बढ़ा। टार्जन ने फिर से टोरोडॉन की अजीब चीख दोहराई। ग्रिफ अपने रास्ते में रुक गया, जाहिर तौर पर हैरान, जबकि टार्जन हल्के से जमीन पर फिसल गया और नज़दीकी जानवर की ओर बढ़ा। उसकी छड़ी खतरनाक ढंग से उठी और उसके होठों पर पहले आदमी की पुकार थी। क्या इस चीख का जवाब बोझा ढोने वाले जानवर की धीमी गड़गड़ाहट से मिलेगा या फिर नरभक्षी की भयानक दहाड़ से? इस सवाल के जवाब पर ही बंदर आदमी का भाग्य टिका हुआ था। पैनेटली ध्यान से पीछे हटते हुए ग्रिफ्स की आवाज़ें सुन रही थी, जबकि टार्जन उन्हें चालाकी से उससे दूर ले जा रहा था, और जब उसे यकीन हो गया कि वे उसके सुरक्षित पीछे हटने के लिए पर्याप्त दूरी पर हैं, तो वह तेजी से शाखाओं से जमीन पर गिर गई और एक भयभीत हिरन की तरह खुली जगह से चट्टान के नीचे तक भाग गई। टोरोडॉन के शरीर पर कदम रखा जिसने उस पर पिछली रात हमला किया था, और जल्द ही वह सुनसान चट्टान के गांव के प्राचीन पत्थर के खूंटे पर तेजी से चढ़ रही थी। जिस गुफा में वह रहती थी, उसके पास उसने आग जलाई और हिरन के मांस का वह हिस्सा पकाया जो टार्जन ने उसके लिए छोड़ा था, और ढलान के नीचे बहने वाली एक धारा से उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी प्राप्त किया। वह सारा दिन इंतजार करती रही, दूर से और कभी कभी पास से, उन दुष्टों की दहाड़ सुनती रही जो उस अजीब प्राणी का पीछा कर रहे थे जो चमत्कारिक रूप से उसके जीवन में आया था। उसके लिए उसने वैसी ही गहरी, लगभग कट्टर निष्ठा महसूस की जैसी कई अन्य लोगों ने वानरों के टार्जन के लिए महसूस की थी। जानवर और इंसान, उसने उन्हें अपने साथ ऐसे बंधनों से बांध रखा था जो स्टील से भी ज्यादा मजबूत थे, उनमें से जो साफ और साहसी थे और कमजोर और असहाय। लेकिन टार्जन कभी भी अपने प्रशंसकों के बीच कायर, कृतघ्न या बदमाश होने का दावा नहीं कर सकता था। ऐसे लोगों से, मनुष्य और जानवर दोनों से, उसने डर और घृणा जीत ली थी। पैनेटली के लिए वह सब कुछ था जो बहादुर, महान और वीर था, और साथ ही वह ओमेट का दोस्त था, उस आदमी का दोस्त जिससे वह प्यार करती थी। इनमें से किसी भी एक कारण से पैनेटली टार्जन के लिए मर जाता, क्योंकि प्रकृति के सरल दिमाग वाले बच्चों की वफादारी ऐसी ही होती है। सभ्यता के लिए ये सिखाना बाकी रह गया है कि वफादारी और उसके प्रतिपक्ष के सापेक्ष पुरस्कारों को तौलना चाहिए। आदिम की वफादारी स्वतः स्फूर्त, तर्कहीन, निस्वार्थ होती है, और ऐसी ही वफादारी पैनेटली की टामंगनी के लिए थी। और इसलिए वह उस दिन और रात का इंतजार करती रही, इस उम्मीद में कि वह वापस आएगा और उसके साथों मठ वापस जा सकेगी, क्योंकि उसके अनुभव ने उसे सिखाया था कि खतरे का सामना करने में दो लोगों के पास एक से ज्यादा बेहतर मौका होता है। लेकिन टार्जन जद गुरु नहीं आया था, और इसलिए अगली सुबह पैनेटली कोरोल जा लौटने के लिए निकल पड़ी। वो खतरों को जानती थी और फिर भी उसने अपनी जाति की तरह ही उनका सामना किया। जब वे सीधे उसका सामना करते और उसे धमकाते तो डर, उत्तेजना या आत्मविश्वास का अनुभव करने के लिए पर्याप्त समय होता। इस बीच उन्हें पूर्वानुमानित करके तंत्रिका ऊर्जा को बर्बाद करना अनावश्यक था। इसलिए वह अपनी जंगली भूमि से बिना किसी चिंता के आगे बढ़ी, जैसे कि आप एक कोने की दवा की दुकान में एक संडे के लिए टहल रहे हों। लेकिन यह आपका जीवन है और वह पैनेटली का है, और अभी भी जब आप इसे पढ़ रहे हैं तो पैनेटली ओमेट की गुफा के किनारे पर बैठे हो सकते हैं, जबकि जे और जेएटीओ नीचे की घाटी और ऊपर की चोटी से दहाड़ रहे हैं, और कोरोलुल दक्षिण की ओर और होडॉन दूर नीचे जादबेन ओथो की घाटी से आ रहे हैं, क्योंकि पैनेटली अभी भी जीवित है और पालोल डॉन की उष्णकटिबंधीय चांदनी के नीचे अपनी रेशमी कोट को संवार रही है। लेकिन वह आज, कल या उसके बाद कई दिनों तक कोरोलजा तक नहीं पहुंच पाई, हालांकि उसके लिए खतरा न तो वाजडॉन दुश्मन था और न ही कोई जंगली जानवर। वह बिना किसी दुर्घटना के कोरोलुल तक पहुंची और अपने लोगों के वंशानुगत शत्रुओं की जरा सी भी झलक देखे बिना इसकी चट्टानी दक्षिणी दीवार से नीचे उतरने के बाद
उसने आत्मविश्वास के नवीनीकरण का अनुभव किया जो व्यावहारिक आश्वासन से कुछ कम नहीं था कि वह अपने उद्यम को सफलतापूर्वक समाप्त कर लेगी और एक बार फिर अपने लोगों और उस प्रेमी के पास पहुंच जाएगी जिसे उसने इतने लंबे और थकाऊ चांदों से नहीं देखा था। वह अब लगभग घाटी के पार पहुंच चुकी थी और अत्यधिक सावधानी के साथ आगे बढ़ रही थी, जो उसके आत्मविश्वास से कम नहीं थी, क्योंकि सावधानी आदिम लोगों का एक सहज गुण है जिसे अगर कोई जीवित रहना चाहता है तो एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा जा सकता। और इस तरह वह उस पगडंडी पर पहुंची जो कोरुल लुल की सबसे ऊपरी पहुंच से नीचे की ओर जाग बेनोथों की चौड़ी और उपजाऊ घाटी में जाती थी। और जैसे ही वह पगडंडी पर आगे बढ़ी, उसके दोनों ओर झाड़ियों के बीच से, मानो हवा से प्रकट हुए हों, होडॉन के 2 दर्जन लंबे, गोरे योद्धा। एक भयभीत हिरन की तरह पैनेटली ने अपनी स्वतंत्रता के इन खतरनाक लोगों पर एक चौंका देने वाली नज़र डाली और भागने की कोशिश में तेजी से झाड़ियों की ओर छलांग लगाई, लेकिन योद्धा बहुत करीब थे। उन्होंने हर तरफ से उस पर हमला किया और फिर उसने अपना चाकू निकाला और डर और नफरत की आग में घिर गई, एक चौंका देने वाली हिरन से एक उग्र बाघ बिल्ली में बदल गई। उन्होंने उसे मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे वश में करने और पकड़ने की कोशिश की, और ऐसा हुआ कि एक से ज्यादा होडॉन योद्धाओं ने उसकी धार को अपने शरीर में महसूस किया, इससे पहले कि वे संख्या में उसे पराजित करने में सफल हो पाते। और फिर भी वह लड़ती रही, खरोंचती रही और काटती रही, जब तक कि उसके हाथ बांधने और उसके सिर के पीछे से गुजरे हुए पट्टों के जरिए उसके दांतों के बीच लकड़ी का एक टुकड़ा बांधने की जरूरत नहीं पड़ गई। जब वे घाटी की ओर चल पड़े तो पहले तो उसने चलने से मना कर दिया, लेकिन जब उनमें से 2 ने उसके बाल पकड़ लिए और उसे कई गज तक घसीटने लगे तो उसने अपने मूल निर्णय पर विचार किया और उनके साथ चल दी, हालांकि वह अभी भी उतनी ही विद्रोही थी जितनी उसकी बंधी हुई कलाइयां और मुंह पर कपड़ा बंधा होना उसे अनुमति देता था। कोरुल लुल के प्रवेश द्वार के पास उन्हें अपने योद्धाओं का एक और दल मिला, जिसके साथ कोरुल लुल जनजाति के कई वाज़डॉन कैदी थे। ये घाटी के होडॉन शहर से गुलामों की तलाश में आया एक छापामार दल था। ये पैनेटली को पता था क्योंकि यह घटना किसी भी तरह से असामान्य नहीं थी। अपने जीवनकाल में जिस जनजाति से वह संबंधित थी, वह अपने ऊपर किए गए ऐसे अधिकांश छापों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से भाग्यशाली या शक्तिशाली थी, लेकिन फिर भी पैनेटली को अपने मित्रों और रिश्तेदारों के बारे में पता था जिन्हें होडॉन ने गुलामी में ले जाया था, और वह एक और बात भी जानती थी जिसने उसे आशा दी, जैसा कि निस्संदेह अन्य सभी बंदी जानते थे कि कभी कभी कैदी बाल रहित गोरों के शहरों से भाग जाते थे। जब वे दूसरे दल में शामिल हो गए तो पूरा दल घाटी में चला गया और शीघ्र ही अपने अपहर्ताओं के वार्तालाप से पैनेटली को पता चल गया कि वह अल्लूर प्रकाश के शहर की ओर जा रही थी, जबकि अपने पूर्वजों की गुफा में कोरुल जाके प्रमुख होमेट ने अपने मित्र और उस महिला जो उसकी जीवन संगिनी बनने वाली थी, दोनों के खोने पर शोक व्यक्त किया।